हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और बेटा यहाँ पर लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। हम यहाँ पर लगभग 7 से 8 लेक्चर में आपका पूरा क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का आपका हम लोग खत्म कर देंगे आपका, ठीक है ना। जैसे हमारा ये चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा बेटा, उसके बाद इसका पूरा पूरा वन शॉट वीडियो आने वाला है जिसपे कंपाइल होके पूरा पूरा आपके सामने आएगा। उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन करवाएंगे, फिर नेक्स्ट आपका चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ हम आपको इसके टॉपिक भी पढ़ाते चलेंगे, मतलब कि पूरा खोल के रख देंगे, ठीक है ना। और एक बात ध्यान देना, जो बच्चे चाहते हैं नोट्स पीडीएफ के लिए तो टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर से जरूर करिएगा, लोग शेयर करिएगा ना। और हाँ यार, क्लास 12 इंग्लिश का ना पूरा पूरा वन शॉट वीडियो 11 घंटे का है। पूरा क्लास 12 इंग्लिश का पूरा वीडियो आपका उसमें कंपाइल करके वन शॉट बनाया गया है। मान लीजिए आप लेक्चर बाय लेक्चर नहीं तो वन शॉट पढ़ लो इसमें, कोनो दिक्कत नहीं बा। हाँ, बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पूरी तैयारी करवा देंगे A to Z, एक एक से पेपर लाएंगे इस बार। पहले हम लोग सिलेबस कवर करेंगे पूरा पूरा ना, बहुत जल्द कवर करवा देंगे, चिंता मत करना, बहुत टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग हम पूरा पूरा आपको पढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक होने वाला है लेक्चर नंबर 4, ये हमारा क्या होने वाला है, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 बेटा रहने वाला है। हम लोग गुलाम का नियम पढ़ रहे थे, गुलाम का नियम पढ़ रहे थे। अब उसके आगे देखेंगे हमारा यहाँ पे बहुल आवेशों के मध्य बल, यानी कि बहुल आवेशों के मध्य जो गुलाम बल होता है वो कैसे कार्य करता है, किस प्रकार से कार्य करता है। इसको देखने के लिए सबसे पहले हमें डायग्राम के ऊपर आना पड़ेगा। यहाँ पे एक हमारा क्या बेटा डायग्राम है। क्या है डायग्राम है, यहाँ पे मैंने दो एक्सिस लिया है। एक तरफ मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एक्स एक्सिस को लिया है, और एक तरफ किसको लिया है, वाई एक्सिस को लिया है। क्योंकि कोई भी अगर हम बिंदु आवेश लेंगे तो इसका एक क्षेत्र होता है, मतलब एक एक उसका जगह निर्धारित होता है कि ऐसे ही कहीं मारपीट करने चलेंगे नहीं ना। अब आप तो ऐसे ही कहीं तो घूमने चले नहीं जाएंगे, घूमने के लिए आपको एक जगह एरिया डिसाइड करना पड़ता है ना। हम दिल्ली जा रहे हैं घूमने के लिए, हम उत्तराखंड जा रहे हैं घूमने के लिए, हम लखनऊ जा रहे हैं। उसी प्रकार अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो एक हमें एरिया चाहिए। तो ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है, ये क्या है आपका वाई एक्सिस है। अब हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच एक हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ये हमारा जो होता है ये मूल बिंदु होता है, ओरिजिन बिंदु होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है। इसको क्या बोलते बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं ओ, ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 बिंदु आवेश हैं, मतलब कि बहुत सारे बिंदु आवेश हैं। Q1 बिंदु आवेश है, Q2 बिंदु आवेश है, Q3 बिंदु आवेश है, डॉट 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 Qn बिंदु आवेश है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे बिंदु क्या है, आवेश हैं। क्या है यहाँ पे, बहुत सारे बिंदु आवेश हैं। वही तो यहाँ पे बोला है ना, बहुल आवेशों के मध्य हाँ लगने वाला कूलाम बल। तो यहाँ पे है क्या, पहले देख लेंगे उसके बाद समझाते हैं। किसी परीक्षण आवेश पर आरोपित कुल बल उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों Q1 Q2 Q3 के कारण आरोपित बलों के सदिश योग के क्या होता है, तुल्य होता है। तुल्य होता है मतलब कि बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर बोल रहा है कि एक हमारा क्या है, एक हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है परीक्षण आवेश। ध्यान देना, हमने यहाँ पे लिया क्या है, हमने सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे बिंदु आवेश, इसको क्या बोलते हैं, बिंदु आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिंदु आवेश। बिंदु आवेश अभी आपको बताएंगे। बिंदु आवेश की एक खास बात होती है, और ये हमारा क्या है, क्यू नॉट एक क्या है, परीक्षण आवेश है। क्या है, परीक्षण आवेश है। बहुत सिंपल समझाएंगे, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। देखिएगा, हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचा, ग्राफ खींचा। इसके मध्य हमने बहुत सारे क्या लिया, बिंदु आवेश लिया। माना वो बिंदु आवेश क्या है, Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 कहाँ तक है, Qn तक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये जो बिंदु आवेश है Q1 है, इसका मूल बिंदु O से दूरी कितनी है, वेक्टर R1 है। सदिश रूप यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि बोल रहा है ना सदिश होता है। तो इसकी जो दूरी है Q1 की मूल बिंदु से दूरी क्या है, वेक्टर R1 है। अच्छा, Q2 की मूल बिंदु से दूरी वेक्टर R2 है। Q1 का Qn का मूल बिंदु से दूरी कितनी है, वेक्टर Rn है। कहें गुरुदेव ये वेक्टर लेने की क्या जरूरत पड़ी, बेटा ये वेक्टर जो है
सदिश, अगर कहीं पे सदिश शब्द का यूज हो जाए तो वहां पर वेक्टर जरूर से जरूर क्या करेंगे, लगा देंगे। वेक्टर क्या करेंगे, जरूर से जरूर क्या करेंगे बेटा, लगा देंगे। ठीक है ना, ये समझ में आया, ये समझ में आया। अब ये तो हमारे क्या हो गए गुरुदेव, ये हमारे सभी के सभी बिंदु आवेश हो गए। ये हमारे सभी के सभी क्या हो गए बेटा, बिंदु आवेश हो गए, बिंदु आवेश हो गए। मैंने यहाँ पर एक परीक्षण आवेश लिया, मैंने यहाँ पर क्या लिया, कुछ दूरी पर परीक्षण आवेश माना है, माना मैंने यहाँ पर एक परीक्षण आवेश लिया। अब देखिएगा, ये जो परीक्षण आवेश है इसकी Q1 से डिस्टेंस क्या है, R1 है, ये R1 यहाँ पे रहेगा, R डैश हो गया है। Q2 से दूरी कितनी है, R2 है, और Qn से दूरी क्या है, Rn है। ये तो हमारा मूल बिंदु से दूरी है, ये तो Q1 की मूल बिंदु से दूरी वेक्टर में यहाँ पे लगाया है, ये R2 ये Rn। लेकिन ये जो हमारा परीक्षण आवेश है, ये Q1 से इसकी दूरी कितनी है, R1 है, Q2 से कितना है, R2 है, और Qn से कितना है, Rn है। दूरी को तो हम लोग R से दिखाते हैं ना, R से दिखाते हैं ना। अब एक बात होती है, जो बिंदु आवेश होता है Q1 पर क्या लगाएगा, एक विद्युत आवेश लगाएगा, बल लगाएगा, विद्युत आवेश क्या लगाएगा, बल लगाएगा। जो बिंदु आवेश होता है ये इस पर क्या लगाएगा, विद्युत बल आवेश लगाएगा, खींचेगा अपनी तरफ। लेकिन परीक्षण आवेश कोई भी बल नहीं लगाता, ये तो इस पर आरोपित करेगा बल, अध्यारोपित करेगा बल, लेकिन हमारा परीक्षण आवेश कोई भी बल नहीं लगाता। ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है, न्यूट्रल, मतलब इसको लेना देना नहीं है, लेना देना नहीं है, लेना देना नहीं है। ये समझ में आया ना। Q1 से Q0 के बीच की दूरी कितनी बेटा, Rn है, कितनी है, R1 है, क्या है, R1, R1 रहेगा यहाँ पे। Q2 से Q0 के बीच की दूरी R2 है, और Qn से Q0 के बीच की दूरी क्या है, Rn है। समझ में आया ना। ये क्या है, बिंदु आवेश है, ये क्या है, हमारा परीक्षण आवेश है, मान लेते हैं परीक्षण आवेश है। ठीक है ना। अब इसकी दिशा होगी, अगर Q1 जो है ये इधर है, Q0 की तरफ बल लगा रहा है, तो इसकी दिशा क्या होगी, वेक्टर F1 होगी कि नहीं, वेक्टर F1 होगी कि नहीं, वेक्टर F1 होगी कि नहीं, जरा बताइए, वेक्टर F1 होगी कि नहीं। ये क्या हो गई, दिशा हो गई। अच्छा, Q2 इधर दिशा की ओर जाएगा और Q1 इधर दिशा की ओर जाएगा। अच्छा, ये इधर दिशा गया, ये इधर दिशा गया, इधर दिशा गया। अब एक बल कार्य कर रहा है ना, Q1 Q2 पर, Q0 पर एक बल कार्य कर रहा है, क्या, हमारा वेक्टर F1। Q2 Q0 पर एक बल कार्य कर रहा है, वेक्टर F2, और Q1 Q0 पर एक बल कार्य कर रहा है, कौन सा, वेक्टर Fn, Fn। अब जरा याद करिए कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या था, दो आवेश हैं, एक Q1 है, एक बेटा क्या है, Q2 है, इनके बीच की दूरी R है, और इनके बीच लगने वाला बल F है। तो F बराबर मैंने आपको बताया था K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यही तो मैंने पढ़ाया था ना। अब जरा सोचिए, यहाँ पे Q1 है और Q2 के स्थान पे यहाँ पे Q0 है, इनकी बीच की दूरी R1 है, और इन पर लगने वाला बल क्या है, वेक्टर F1 है, क्योंकि वो सदिश रूप वहां पे दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं, जो जैसा वैसे लिखना है, समझ आना। अगर इसकी केस में देखेंगे तो अब यहाँ पे Q1 के स्थान पे क्या है, Q2 है, और Q2 के स्थान पे Q0 है, और F क्या है, F2 है, बीच की दूरी क्या है, यहाँ पे R2 है। समझ में आया ना। तो कूलाम के नियम से, बेटा कूलाम के नियम से यहाँ पे लगाएंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, Q1 के द्वारा Q0 पर आरोपित बल लगाना है, Q1 के द्वारा Q0 पर आरोपित बल, आरोपित बल क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से वेक्टर F1 बराबर क्या हो जाएगा, आप याद करिए कूलाम का नियम, F बराबर Q1 Q2 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1, क्या यहाँ पे F1, ये बल हो गया, और ये जब वेक्टर लगा दिए क्या हो गया, सदिश रूप हो गया, सदिश रूप हो गया। फिर के Q1 Q0 अपान R1 स्क्वायर। अच्छा, R1 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे Q1 के द्वारा Q0 पर लग रहा है, अभी Q2 के द्वारा Q0 पर लगेगा, फिर Q1 के द्वारा Q0 पर लगेगा, तो अलग अलग आएगा ना। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे
जब हम लोगों ने यहाँ पे Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित बल लिया तो वेक्टर F1 बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q0 अपान R1 स्क्वायर। अब कहेंगे हे गुरुदेव R1 कैप कहाँ से आ गया, तो बेटा आप याद रखिएगा जो सदिश होता है, जो सदिश राशि होती है उसमें परिमाण होता है, क्या होता है, परिमाण होता है, और क्या होती है, दिशा होती है, और क्या होती है बेटा, दिशा होती है। तो यहाँ पर जो R1 कैप है ये बेटा क्या बता रहा है, ये दिशा बता रहा है, क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है। समझ में आया ना, ये हमारा तो क्या हो गया, पूरा पूरा परिमाण हो गया। बट यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, दिशा ले लेते हैं, दिशा ले लेते हैं। समझ में आया ना, जो निचवा दुरिया रहेगी बस इसी पे आर कैप लगा देना है। कहीं पर किसी का भी अगर वेक्टर फॉर्म लिखना है तो आंख बंद करके आप इसमें क्या करिएगा, जो यहाँ पे दुरिया रहेगी यही रख के कैप लगा लीजिएगा और यहाँ पे क्या डाल दीजिएगा, वेक्टर मतलब एक तीर, दैट्स ऑल। ठीक है ना, इसी प्रकार अब Q2 का देखेंगे तो Q2 द्वारा Q0 पर आरोपित बल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर F2 बराबर के Q2 Q0 अपान R2 स्क्वायर और इंटू R2 कैप डॉट 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 डॉट। अब किसका लेंगे बेटा, Q1 का लेंगे। इसी प्रकार किसका ले लेंगे, Qn का ले लेंगे। Qn के द्वारा Q0 पर आरोपित बल क्या हो जाएगा, वेक्टर Fn बराबर के Qn Q0 अपान Rn स्क्वायर इंटू Rn कैप। देखिए Rn कैप यही आ रहा है, यहाँ पे वेक्टर है, कुछ बदला नहीं है। अब यहाँ पे Q0 सभी में आप सेम देख रहे हैं, के भी सभी में देख रहे हैं सेम। बदल क्या रहा है, ये Qn और ये दूरी और यहाँ पे 1 2 3 और n बदल रहा है, बाकी सब कुछ क्या है, सेम टू सेम है। अब सभी का आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अतः 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 Q0 पर आरोपित कुल बल, अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अतः Q0 पर आरोपित कुल बल। पहले ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग एक स्टोरी के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए ये एक क्या है, लड़का है, ये क्या है, एक लड़का है, और ये लड़का है आपका क्या बेटा, पड़ोसी। क्या है, पड़ोसी है। और ये आपका भाई है, क्या है बेटा, भाई 1 हो गया, हाँ भाई 2 हो गया और भाई 3। पहले भाई 1 ने Q0 पड़ोसी पर जोर से क्या लगा बेटा, बल लगाया, दिया तमाचा एक के भट्ट से, देना भट्ट से दिया कान के नीचे बजा के। Q2 पर एक बल लगाया, एक बल लगा बजाया कट से, और यहाँ पे QN भी बेटा Q0 पर एक डिस्टेंस के साथ, RN डिस्टेंस के साथ बजाया एक थप्पड़ पट से। सभी ने मारा अलग अलग। अब ये पहुंचा पड़ोसी कहां पर, ये पहुंचा पड़ोसी थाने पर। कहां पर बेटा पहुंचा, थाने पर। अब थाने पर क्या हुआ, क्यू गुरुदेव Q1 Q2 Q3 तीनों ने पकड़ के धई के पीटा है। अब पीटने के बाद मेरी हालत ये हो गई है, यानी Q0 पर लगने वाला तीनों बल कौन सा, F1 F2 F3 डॉट डॉट Fn, मतलब बहुत सारे बल हैं, बहुत सारे बल हैं। अब यानी सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना कितना तमाचा पाया, तो जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ टी, यानी कि टोटल फोर्स। टोटल फोर्स किस पर, Q0 पर आरोपित टोटल फोर्स। अब जोड़ लीजिए, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 डॉट 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 ए वेक्टर Fn। कहें गुरुदेव हो यही F3 तो लिखवाए ही नहीं। अरे भैया जहां पे 2 है वहां पे 3 कर दीजिए, सारा सिंबल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है ना। अब F1 F2 Fn का मान जानते हैं, सभी को लाइए रख दीजिए। तो वेक्टर F टोटल बराबर वेक्टर F1 का मान अभी निकला था ना, के Q1 Q0 अपान R1 स्क्वायर R1 के प्लस वेक्टर F2 का मान के Q2 Q0 अपान R2 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 के प्लस डॉट 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 Fn का मान के Q1 Q0 अपान RN स्क्वायर और RN कैप। ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, सभी में Q0 और के कॉमन है। देखिए कॉमन है, जब ये कॉमन है तो आप बाहर ले लीजिए, तो वेक्टर F
टोटल एफ टी बराबर, ये टोटल मतलब कुल बल किस पर, क्यू नॉट पर कार्य करने वाला। अभी सभी में है तो बाहर निकाल लेंगे के क्यू नॉट, फिर कोष्टक में अब जब इसको यहाँ बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा Q1 अपान R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप प्लस Q2 R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे के क्यू नॉट निकल गया तो Q1 अपान RN स्क्वायर इंटू RN कैप, और यही हमारा क्या है, दैट्स द आंसर। और कुछ मत करिएगा बस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बेटा हमारा हो जाएगा बहुल आवेशियों के मध्य कार्य करने वाला कूलाम बल या बल, कुछ भी आ जाएगा, बस आप इस प्रकार से सिद्ध करके लिख देंगे, बहुत ज्यादा परेशान नहीं है। समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझा कमेंट करिएगा, बताइएगा, हम फिर से बता देंगे, ठीक है ना? ठीक कर लीजिएगा। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलेंगे। अगर ये छोटे छोटे चीजें बेटा अगर आपको याद है तो समझ लीजिए अभी आने वाले जो बोर्ड वाले टॉपिक रहेंगे वो सभी कर लेंगे ना। बट सर आपको छोटे छोटे चीजें याद होनी चाहिए, जैसे वैद्युत क्षेत्र को मैंने आपको बताया था। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया था कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई भी एक बिंदु आवेश होता है, वो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब उसमें किसी भी अन्य आवेश को आकर्षित करता है या फिर क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वैद्युत क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये कर लिए तो अभी आपको आगे एक मिलेगा कि बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात ज्ञात करने के लिए व्यंजक बताइए। ये पेपर में आता है, जरा सोचिए क्या आएगा पेपर में, कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का व्यंजक बताइए। अगर ये तभी आपको आएगा जब आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पता रहेगा। अब जब बेटा आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पता ही नहीं है तो जरा बताइए आप इसको कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। अरे भैया बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होता है, क्या होता है कि किसी इकाई परीक्षण आवेश पर कार्यरत विद्युत बल विद्युत बल विद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ध्यान देना यहाँ पे क्या है, किसी इकाई परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला विद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की क्या कहलाता है, तीव्रता कहलाता है, और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि किसी भी परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला जितना भी बल रहता है, जितना भी बल रहता है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ये क्यू नॉट एक परीक्षण आवेश है, इस पर एक Q1 आवेश के कारण इस पर क्या बल कार्य कर रहा है, बल कार्य कर रहा है ना। ये जो Q1 आवेश है इस परीक्षण आवेश पर क्या एक बल कार्य कर रहा है, फोर्स कार्य कर रहा है, अपनी तरफ खींचना चाहता है। और यही जो बल कार्य कर रहा है इस इकाई परीक्षण आवेश पर, इसी को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब कि उस क्षेत्र की इंटेंसिटी कितनी है, वो किसी भी वस्तु पर, किसी भी परीक्षण आवेश पर कितनी तेजी से बल कार्य कर सकता है। मतलब वो क्षेत्र में अगर आ जाए तो आपका कितना रोला है कि आप दबदबा बना सकते हैं। कहते हैं ना, आप हमारे क्षेत्र में मिलिए, हाँ, घर का कुत्ता तगड़ा होता है, हाँ, अपने द्वार पे भौंकता है। तो एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में कितना तेजी के साथ बेटा बल हमारा कार्य करने वाला है। समझ में आया ना। तो वही है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, वैद्युत बल F अपान परीक्षण आवेश क्या हो जाएगा बेटा, क्यू नॉट। क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर वैद्युत बल बल बटे परीक्षण आवेश। यानी इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बेटा ई से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर आपसे कोई भी पूछ ले मात्रक, क्या पूछ लिया, इसका मात्रक पूछ लिया, तो मैंने आपको मात्रक याद करने का सबसे सिंपल तरीका यहीं से बनाइए। अच्छा, बल का मात्रक क्या होता है गुरुदेव, न्यूटन होता है।
क्या होता है बेटा? न्यूटन होता है। अच्छा, आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम होता है। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। क्या बन जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम बन जाएगा। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा बेटा? न्यूटन प्रति कूलाम बन जाएगा। अभी आगे चल के पढ़ेंगे, अभी तो नहीं है बट आगे चल के पढ़ेंगे एक फॉर्मूला। ध्यान देना, ये बेटा फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला जो होता है वो होता है E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर माइनस डीवी अपान डी आर, माइनस डीवी अपान डी आर। अच्छा, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? डीवी का वोल्ट होता है प्रति मीटर, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक हैं। पहला क्या है बेटा? पहला क्या है? जो पहला मात्रक है, पहला मात्रक है वो न्यूटन प्रति कूलाम है, दूसरा क्या है? वोल्ट प्रति मीटर है। तो दो मात्रक हैं, याद रखिएगा, दो मात्रक हैं। सबसे पहला मात्रक बेटा क्या है? पहला मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम। दूसरा क्या है? वोल्ट प्रति मीटर है। क्या बेटा? वोल्ट प्रति मीटर है, वोल्ट प्रति मीटर है। समझ में आया क्या? एक बार कमेंट कर दीजिए, समझ में आया क्या बेटा? समझ में आया क्या? अच्छा गुरुदेव, इसकी बीमा, इसकी बीमा, किसकी बीमा भैया? ई की बीमा। किसकी बीमा? ई की बीमा, यानी कि डायमेंशन ऑफ ई, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की बीमा। वैद्युत क्षेत्र की बीमा क्या होती है? सबसे पहले आप बल की बीमा निकाल लीजिए, फिर क्यू नॉट यानी कूलाम की बीमा निकाल लीजिए, ये आवेश की बीमा निकाल लीजिए, तो आ जाएगा ई बराबर एम के पावर 1 एल के पावर 1 टी की पावर -3 ए के पावर -1। ये क्या होता है? ई की बीमा होती है। वैद्युत क्षेत्र की क्या होती है? बीमा होती है। इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले आपका ये फार्मूला याद कर लीजिए, फार्मूला से ही परिभाषा बन जाएगा। फार्मूला से बेटा क्या बन जाएगा? परिभाषा बन जाएगा। ठीक है ना? फिर उसके बाद ये यूनिट याद कर लीजिए, ये यूनिट याद कर लीजिए, उसके बाद बीमा। ये पेपर में ऑब्जेक्टिव हो चाहे अति लघु उत्तरीय है, खूब पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। दूसरा मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसकी बीमा क्या होती है? एम के पावर 1 एल के पावर 1 टी के पावर -3 ए के पावर -1 होता है। क्लियर है बेटा? क्लियर है करेजा? क्लियर है कि नहीं? आगे चलें, आगे चलें, आगे लिखिए, आगे लिखिए। क्या है अगला हेडिंग? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं हर एक चीज को अच्छे से क्लियर करके पढ़ाता आ रहा हूँ, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भर भर के आएगा, भर भर के आएगा। है क्या यहाँ पे? ये है कि बिंदु आवेश के कारण, देखिए यहाँ पे पेपर में आएगा, अब किसी बिंदु आवेश के कारण, कोई बिंदु आवेश के कारण, या दे दे कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, व्यंजक ज्ञात कीजिए, सूत्र ज्ञात कीजिए, कुछ भी देगा, सूत्र ज्ञात कीजिए। कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में आप केवल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें, यही आप छापिएगा, और बेटा कुछ भी आपको इसके अलावा छापने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। अच्छा गुरुदेव, कैसे लिखेंगे? अभी मैं आपको बिंदु आवेश बता दिया, बिंदु आवेश बता दिया। जितने भी वैद्युत क्षेत्र में हमारे आवेश होते हैं, कोई भी आवेश लेंगे वो क्या होता है? बिंदु आवेश होता है। तो माना बिंदु आवेश क्या बेटा? यहाँ पे क्यू है। क्या है? माना कोई बिंदु आवेश है जो कि क्या है? क्यू है। ठीक है ना? जो कि बिंदु P से आर दूरी पर स्थित है। जो मैं बता रहा हूं अभी लिखवाऊंगा, अभी ध्यान देना। यहाँ पे माना कोई बिंदु आवेश Q है, ये हमारा बेटा क्या है? बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश है, जो कि बिंदु P से, ये कोई ऐसी बिंदु ले लिया हूं, विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु ले लिया हूं, ये हमारा क्या? P है, रेंडम एक बिंदु है। इससे इसकी दूरी क्या है? स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। ठीक है, ठीक है। और इसी बिंदु P पर, इसी बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा कहाँ ज्ञात करनी है? इसी बिंदु P पर ज्ञात करनी है। ये हमारा बिंदु आवेश है। देखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में, ये बिंदु आवेश है। अब इसके चारों तरफ एक क्या है? इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ एक क्या है? एक क्या है? वैद्युत आवेश है। क्या है? इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र है। इस बिंदु Q के कारण, इस बिंदु Q के कारण एक इसका आवेश क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के अंदर हमें किसी भी बिंदु पर
क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, मतलब वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बिंदु Q के कारण इस क्षेत्र में किसी बिंदु, कोई बिंदु हमने क्या ले लिया यहाँ पे P बिंदु, मानना तो पड़ेगा ना, मानेंगे तभी तो निकलेगा, और जब मानेंगे नहीं तो निकलेगा कहाँ से भैया, निकालेंगे कहाँ से? इस बिंदु बिंदु Q को मैंने कहां से माना है? बिंदु P से। कितनी दूरी पर? R दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। अच्छा, ये मैंने P को यहाँ पे मान लिया है, माना है कि माना ये हमारा क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बट अभी नहीं बताएंगे, अभी फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक ना। अब इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश माना, फिर देखिए, माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश क्या है? Q0 है। अब ध्यान देना, इस बिंदु P पर हमने क्या माना? एक परीक्षण आवेश, क्या बेटा? Q0 कार्य कर रहा है, यानी कि इस पर ही स्थित है क्या? Q0। अच्छा, परीक्षण आवेश को ही आखिरकार क्यों मानते हैं? क्योंकि परीक्षण आवेश बेटा हम लोग उदासीन मानते हैं, मतलब इसके होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना काम निकालने के लिए बस बुला लिया जाता है, बेटा तुम इधर चले आओ, और जैसे ही काम निकल गया भाग इधर से। समझ में आ रहा है ना? समझ में आया कि नहीं? एक बार जरा आप लोग कमेंट करिएगा, बहुत अच्छे समझाएंगे। माना Q एक बिंदु आवेश है, माना Q एक बिंदु आवेश है, जिससे r दूरी पर इससे r दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है, और इसी बिंदु P पर क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। अब इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो माना इसी बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश क्या मान लीजिए? Q0 मान लीजिए, और हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा, हमारा आंसर बेटा तुरंत आ जाएगा। कैसे? अभी देखिएगा, कैसे? अभी देखिएगा। अब कूलाम का नियम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा? कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। अच्छा, कूलाम का नियम कहता क्या है? कोई दो आवेश हैं, अब ध्यान देना यहाँ पे, कोई दो आवेश है Q1 और क्या बेटा? Q2, इनके बीच की दूरी R, इनके बीच कार्य करने वाला बल F है, तो F बराबर बेटा क्या होता है? K Q1 Q2 अपान R²। यही होता है कि नहीं? यही होता है कि नहीं? अब यहाँ Q1 मैंने यहाँ पे क्या माना है? Q माना है, और यहाँ पे Q2 के स्थान पे मैंने एक परीक्षण आवेश बिंदु P माना है। ये बिंदु P केवल बिंदु है, कोई आवेश नहीं, केवल एक बिंदु माना है, एक दूरी मान लिया है वहां से। इस पर जो आवेश मैंने माना परीक्षण आवेश क्या है बेटा? Q0 है। क्या ले लिया है? Q0। अब जहां पे बेटा, यहाँ पे R है, R ही रखिए, R रखिए, जहां पे Q1 है Q रखिए, जहां Q2 है Q0 रखिए, और जहां पे F है F रखिए, आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। चलिए निकालते हैं, तो कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा? आप रख दीजिए F बराबर K Q0 अपान R²। क्यों? क्योंकि F बराबर K Q1 Q2 अपान R²। अच्छा, Q1 के स्थान पे Q और Q2 के स्थान बेटा क्या रखा? Q0 रखा। क्या रखा? Q0 रखा, और दूरी तो सेम टू सेम है, R ही है, तो F बराबर K Q0 अपान R²। समझ में आया क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट है का? अरे डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, अब यही से खेला होगा, इसीलिए मैंने ऊपर पहले ही बता दिया। क्या बता दिया बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूला याद करिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? किसी इकाई परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी कि E बराबर F अपान Q0 होता है। E बराबर F अपान Q0 होता है, तो बेटा F बराबर हम कितना लिख सकते हैं? Q0 अपान E लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं, या फिर F के स्थान पे क्या रख सकते हैं? E अपान क्या रख सकते हैं बेटा? Q0 रख सकते हैं। तो जहां पे F है, यहाँ पे क्या रख देंगे? E अपान Q0, E अपान क्या रख देंगे? सॉरी, देखिए, जहां पे F है, यहाँ पे क्या है? E इंटू Q0 लिख सकते हैं नहीं? तो जहां पे F है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता I बराबर क्या होता है? F अपान Q0। अब जहां पे F है, वहां पे क्या रख देंगे? E इंटू Q0। रख दिए, रख दिए, रख दिए, कहाँ रख दिए? E इंटू Q0। अच्छा, Q0 गुरुदेव कहाँ गया? अरे भैया Q0 यहाँ गुणा में था,
भेज दिए भाग में, तो क्या हो गया ई बराबर के क्यू इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो क्या मिल गया ई बराबर के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। और यही क्या है, यही क्या है, यही हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है हमारा ई है। अब देखिए क्यू नॉट खत्म हो गया, जो मैंने क्यू नॉट माना था वो क्या हो गया, कट गया, खत्म हो गया। और हमारा यही बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही आप लिखकर चले जाइएगा, ई बराबर क्या हो गया के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। अब देखिए बिंदु क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आई नहीं? तो अगर अब बोर्ड में देगा, बोर्ड में देगा तो बस इतना ही लिखना है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक निकालने के बोले तो बेटा केवल यही लिखना है, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। किसी को कोनो डाउट है का, अरे नहीं होना चाहिए बेटवा, नहीं होना चाहिए। अब इसी का बेटा करजवा क्या बोल देगा, सदिश रूप, क्या बोल देगा बेटा, सदिश रूप। किसका, इसी का, ये परीक्षण आवेश का सदिश रूप अगर बोले, सदिश रूप मतलब कि वेक्टर फॉर्म, मतलब सदिश रूप बोले तो क्या हो जाएगा सदिश रूप में, मैंने आपको समझाया है, मैंने आपको बेटा समझाया है, सदिश रूप में कुछ नहीं होता। अगर इस पर वेक्टर लगा, इस पर वेक्टर लगा तो जो दूरी रहेगी वही क्या कर देंगे, आर कैप कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, सदिश रूप हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ई बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा सदिश रूप हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सदिश रूप हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सदिश रूप। ये क्या हो जाएगा, समीकरण एक, समीकरण एक, ये सदिश रूप हो गया। सदिश रूप में देगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे तो जो निचवा रहेगा इसका आर कैप कर दीजिएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, सदिश रूप हो जाएगा। इतना क्लियर ही नहीं? अब देखना, अच्छा जो आर कैप है ये क्या है, तो वेक्टर ई की दिशा में इकाई क्या हो जाएगी बेटा, सदिश हो जाएगी। वेक्टर ई की दिशा में इकाई सदिश है। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या होता है, वेक्टर आर बराबर मॉड ऑफ वेक्टर आर इंटू वेक्टर आर कैप। क्या होता है, वेक्टर आर बराबर मॉड ऑफ वेक्टर आर इंटू आर कैप। ये हमारा क्या है, ये हमारा परिमाण को बताता है, और ये किसको बताता है, दिशा को बताता है। कोई भी अगर सदिश राशि है, कोई भी सदिश राशि है, उसमें क्या हो जाएगा, परिमाण होगी जो कि मॉड ऑफ वेक्टर आर है, और दिशा क्या हो जाएगा, आर कैप दिशा को बताता है। और हमें क्या चाहिए, आर कैप चाहिए, क्या चाहिए, आर कैप चाहिए। तो अगर आर कैप चाहिए तो इसको यहीं पे रखिए, ये गुणा में किस में चला जाएगा, भाग में। वेक्टर आर बराबर वेक्टर आर अपान मॉड ऑफ वेक्टर आर, आर हो जाएगा। एक बात ध्यान देना, मॉड ऑफ वेक्टर आर जब बाहर निकलेगा तो आर मिलेगा, क्या मिलेगा, आर मिलेगा। अब इसी को जहां पे आर कैप है यही उठा के रख दीजिए समीकरण एक में, रख देंगे तो हो जाएगा वेक्टर ई बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर अपान मॉड ऑफ वेक्टर आर। और जब वेक्टर आर को स्थान क्या रखेंगे, आर रखेंगे, तो ऊपर तो के इंटू क्यू इंटू वेक्टर आर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर बराबर आर क्यूब। और ये हमारा एक और फॉर्मूला हो जाएगा सदिश रूप का, समीकरण 2। क्या हो जाएगा, समीकरण 2। तो एक हमारा ये हमारा सदिश रूप का फॉर्मूला है, एक हमारा ये सदिश रूप का फॉर्मूला है, ठीक है ना। और एक हमारा क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वेक्टर फॉर्म में अगर आए तो एक ये फॉर्मूला है, और एक ये फॉर्मूला है, और ज्यादा कुछ भी नहीं है। समझ में आया ना, ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, इसको आप कांस्टेंट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ये हम अगर कांस्टेंट मान लें तो वेक्टर ई अनुक्रमानुपाती 1/r क्यूब हो जाएगा। यानी कि हमारी जो दूरी के दूरी के जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यहाँ से समझ सकते हैं। मेन हमारा बस यही है, मेन अगर आपको पेपर में देगा तो बस यही देगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आप पूरा पूरा यहाँ से लिखिएगा, यहाँ तक समझ आ गया। फिर अगर सदिश रूप बोला तो कुछ मत करना, वेक्टर फॉर्म में ये लिख देना बस। अगर आपको ये आर के रूप में दिया है तो ये रख देंगे बस, और कुछ भी इसमें करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। समझ में आया कि नहीं बेटा, एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। हम चाहते हैं कि सिंपल सिंपल भाषा में आपको समझाने का, टाइम बिल्कुल भी लॉस नहीं करेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा ना।
चल बेटा अगला करे जा, देखिए यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव। अगला क्या बेटा, वैद्युत द्विध्रुव। ये वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है गुरुदेव, ये वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, बहुत सिंपल परिभाषा है, अभी समझा देते हैं। जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी टूवे पर उपस्थित हों तो इसे विद्युत विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। मतलब दो समान परिमाण वाले आवेश, दो समान परिमाण वाले आवेश। गुरुदेव ये परिमाण क्या है, ये परिमाण क्या है, परिमाण का मतलब है बेटा, अगर यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है तो यहाँ पर भी Q ही रहेगा। अब यहाँ पे हाथी है, यहाँ पे हाथी है तो यहाँ पे कुत्ता नहीं होगा, यहाँ पर कुत्ता नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर भी क्या रहेगा, हाथी ही रहेगा। यहाँ पर भी क्या बेटा, हाथी ही रहेगा। ये छोटी छोटी परिभाषा याद रखेंगे ना, तब जाके अभी बड़ा हम लोग पूरा पूरा करने वाले हैं। अभी जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाएं तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का आपको फॉर्मूला पता चलाना। तो ये जो वैद्युत किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पेपर में खूब आता है, तो इसीलिए मैं छोटी छोटी चीजें समझा रहा हूँ कोरिलेट करके, ताकि आने वाली बड़ी चीजों को आप सॉल्व कर पाए। समझे ना। तो ये हमारा क्या परिमाण, मतलब अगर यहाँ पे हाथी है, क्यू है, तो यहाँ पर भी क्यू रहेगा, यहाँ पे हाथी है तो यहाँ पर भी हाथी, यानी कि यहाँ पर अगर 10 गुलाम है तो यहाँ पर भी 10 गुलाम ही रहेगा, यानी कि परिमाण क्या रहेंगे बेटा, समान रहेंगे। परिमाण क्या रहेंगे, समान, लेकिन दिशा या कि प्रकृति विपरीत रहेगी। एक कुछ चोर है तो दूसरा गुरुदेव पुलिस रहेगा, यानी कि एक करे जवाब माइनस रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा, प्लस रहेगा। एक देखिए एक माइनस है तो दूसरा प्लस है, और दोनों के परिमाण मतलब क्यू क्यू समान है। समझ में आया ना, यहाँ पर भी क्यू है तो यहाँ पर भी क्यू, बट प्रकृति ये माइनस है तो ये क्या बेटा, प्लस है। अब ये कितनी दूरी पर है, ये बेटा 2 दूरी पर है। इनके बीच की दूरी देखेंगे तो ये यहाँ से ए दूरी पर, ये ए दूरी पर इधर से, तो ये टोटल कितना हो गई, 2 दूरी पर। तो यही क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अच्छा, आघूर्ण की बात करें, अगर यहीं पर अगर आघूर्ण लग जाए, मोमेंट लग जाए, तो कुछ नहीं करना है, बस कोई एक आवेश को उठा के दूरी से गुणा कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, किसी एक आवेश को निकाल के दूरी से क्या कर देंगे, गुणा। अगर इधर लेंगे तो इधर इंटू 2 कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, आघूर्ण का मतलब क्या होता है, आघूर्ण का मतलब होता है बेटा मोमेंट, मतलब कि वो क्या कर रहा है, उसी बिंदु के परितः, दूरी के परितः क्या कर रहा है, घूम रहा है, किसी दूरी पर तक घूम रहा है। जैसे कि अगर हमारे ये हाथ है तो देखिए ये हमारा क्यू हो गया, ये दूरी हो गई, इसी की दूरी के बीच क्या हो रहा है, घूम रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है, आघूर्ण। क्या कहलाता है, आघूर्ण कहलाता है, रोलिंग कहलाता है, रोलिंग कहलाता है। यानी कि आप इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव निकाय में किसी एक आवेश का परिमाण क्यू एवं एवं दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव समझ में आया ना, वैद्युत द्विध्रुव समझ में आया ना, क्या है, दो समान बिंदु आवेश है, उनकी प्रकृति क्या है, असमान हो, और उनके बीच की दूरी क्या हो, 2a हो, तो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और आघूर्ण में क्या है, कुछ नहीं है, ये जो हमारे आवेश हैं, दोनों में से कोई एक आवेश और उसको 2a दूरी के गुणनफल को क्या कह देते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह लेते हैं। देखिए यहाँ पे यही तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव निकाय में किसी एक आवेश का परिमाण q एवं दोनों आवेशों के मध्य की बीच की दूरी 2, यहाँ पे m2 हो गया, के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे T से प्रदर्शित किया जाता है, T से प्रदर्शित करते हैं। अब चाहे आप ये ले लीजिए प्लस वाला, चाहे माइनस वाला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने आपको न्यूट्रल लिया है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, किसी आवेश का परिमाण Q गुणते दोनों आवेशों के मध्य की बीच की दूरी क्या है, 2a है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू 2a हो जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा बेटा, Q इंटू 2a हो जाएगा। अब यह राशि देखें तो एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है, क्योंकि यहाँ पे परिमाण भी है
परिमाण भी है और ये जो दूरी होती है ये दिशा भी है। क्या है? दिशा भी है। ठीक है ना? इसका मात्रक क्या होता है? क्या होता है? अब Q है तो यहाँ पे क्या है? आवेश है और आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है, कूलाम होता है और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। तो इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। इसकी बीमा m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर 1, a के पावर 1 होता है। और जो P की दिशा होती है वो माइनस Q से प्लस Q की तरफ होती है। ध्यान देना यहाँ पे जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं और जो P की दिशा होती है माइनस Q से प्लस Q की तरफ होती है, प्लस Q की तरफ होती है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? तो ये हमारा बेटा लेक्चर नंबर 4 है और अब आगे वाला जो वीडियो आने वाला है वो लेक्चर नंबर 5 रहेगा। सभी का कंपाइल करके आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना? और इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।